मित्रों नमस्कार। हमारे यहाँ एक कहावत है कि दाम करे सब काम, जग में है दो नाम, एक पैसा एक राम, राम से तरनी होत है और पैसे से सब काम। ये बिल्कुल सही बात है कि देखिए, राम से आपका मोक्ष प्राप्ति जरूर हो जाए, लेकिन इस सांसारिक जीवन में अगर कोई भी काम होना है तो वह निश्चित तौर पर पैसे और दाम से ही होता है। इसलिए पैसे की महत्व हर कोई समझता है। देखिए मित्रों, कुंडली में आपको 20 प्रकार के योग बताए जाते हैं ज्योतिष में, जिसमें कहा जाता है कि ये महालक्ष्मी योग है, इसमें गुरु और शुक्र एक साथ बैठ गए हैं तो ये योग बन गया। चंद्रमा और गुरु बैठ गए तो गजकेसरी योग बन गया। ये पंच महापुरुष योग बन गया। ये विपरीत राजयोग बन गया। आपके पास इतना धन आएगा, उतना धन आएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जीवन में वैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि हम लोग रट्टा मारते हैं। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट सहित ये बताऊंगा कि धन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा और क्यों आएगा। इस वीडियो को देखने के पश्चात आप स्वयं अपनी कुंडली में ये देख पाएंगे कि वास्तव में आपको कौन सा काम करना है, कहाँ करना है, कब करना है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि वास्तव में मेरा धन यहाँ से आएगा, आपको कोई भी ज्योतिष का वीडियो जो है वो केवल धन के लिए देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यदि हमने मूल कॉन्सेप्ट को जान लिया कि वास्तव में धन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, तो निश्चित तौर पर फिर आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं आपको 20 प्रकार के योग बताना शुरू कर दूं कि अगर आपका धनेश यहाँ बैठेगा लग्न के साथ तो ये योग बनेगा, आपका आयेश यहाँ बैठेगा तो ऐसा योग बनेगा, अगर आपका पंचमेश ऐसे बैठेगा तो आपको आकस्मिक धन शेयर बाजार या सट्टा लॉटरी से ऐसे बनेगा। अगर मैं इस तरह की बहुत सारी बातें आपको, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वास्तव में हमको क्या करना है। इसलिए हमको केवल वही चीज़ देखनी है कुंडली में कि सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि धन हमको कहाँ से मिलेगा, नंबर 1, और वो कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, किस स्थान पर जाकर के मिलेगा। ये सब चीज़ कुंडली की महत्व यही है कि वास्तव में कुंडली आपको एक दिशा दिखाती है और बताती है कि आपके लिए कौन सा काम सूटेबल है और कौन सा काम करके आप अपना जीव को उपार्जन कर सकते हैं। यही कुंडली की मूल विशेषता है। दूसरा, आपको ये देखना चाहिए कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार ही हमको सब कार्य करने चाहिए। मान लीजिए कि आज सरकारी जॉब घटते चले जा रहे हैं। एक समय हुआ करता था कि जो आपका दूरसंचार विभाग है उसमें बहुत सारी नौकरियां मिला करती थी लोगों को, लेकिन अब तो वो दूरसंचार विभाग पूरा प्राइवेटाइजेशन हो गया है। इसलिए जब हम कुंडली का विचार इस ढंग से करते हैं कि सरकारी नौकरी कहाँ लगेगी, प्राइवेट नौकरी लगेगी, जब हम इस तरह क्लासिफिकेशन करने लगते हैं तभी जटिलता आती है और वास्तव में कुंडली का विश्लेषण करने में दिक्कत आती है। मैं आज आपको इस कुंडली में ये बताऊंगा और आपको कुंडली का उदाहरण भी दूंगा कि अगर आप इस ढंग से कुंडली का विश्लेषण करेंगे कॉन्सेप्ट सहित, तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि वास्तव में आपको धन कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। मित्रों, मेरा नाम पंडित राज है। आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में पूछ के आप ज़रूर मुझको बताएं। और ये चीज़ याद रखिए कि आपको अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो आप उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। आइए मित्रों, अपना वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको उदाहरण के सहित सब कुछ समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मित्रों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने ये मिथुन लग्न की कुंडली का चार्ट ले रहा हूं और आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं मूल कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं जो आपको शायद किसी वीडियो पे जल्दी मिलेगा नहीं देखने को। मैं आपको बता दूं, सबसे पहली मूल कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि हर घर से सातवां घर उसका पूरा घर होता है। जिस घर पर आप विचार करें, अगर उससे सातवां घर डिफेक्टेड है, पीड़ित है, तो निश्चित तौर पर मान लीजिए कि उस घर के शुभ परिणाम आपको नहीं मिलने वाले हैं। ये बात आप मेरी ध्यान करके सुन लीजिए। अब देखिए, मैं आपको उदाहरण सही समझाए देता हूँ। पहला घर लग्न का होता है? तो लग्न से सप्तम घर काहे का होता है? लग्न आप स्वयं है तो सप्तम घर क्या है? आपके पत्नी का घर है।
तो पत्नी को क्या कहा जाता है? पत्नी को पति का पूरक ही कहा जाता है। तो याद रखिए कि अगर प्रथम घर आप हैं तो आपका पूरक घर सप्तम है। अगर सप्तम घर पीड़ित है तो याद रखिए, सही मानकर चलिए कि आप जीवन में बहुत ज़्यादा खुशी या सुखी जीवन नहीं बिता पाएंगे। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण भी देता हूँ इसी कुंडली का। आप जानते हैं कि तीसरा घर काहे का होता है? तीसरा घर साहस, धैर्य और पराक्रम का होता है। तो तीसरे घर से जब आप सप्तम घर देखेंगे तो नौवां घर पड़ेगा, जिसे भाग्य का घर कहते हैं। तो तीसरा घर है साहस, धैर्य, पराक्रम और पुरुषार्थ का। आपने सुना होगा, बुजुर्ग लोग या सभी लोग कहते हैं कि आप अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो याद रखिए, तीसरे घर के फल नौवें घर से जुड़े होते हैं। अगर नौवां घर बेहतर है तो आपको तीसरे घर के सभी फायदे मिलेंगे, या तीसरा घर अगर बेहतर है तभी नौवें घर के पूरे फायदा मिलेंगे। मैं आपको तीसरा उदाहरण और इसी कुंडली में देखता हूँ। आप इसका छठवां घर देखिए, जहाँ 8 लिखा हुआ है, वृश्चिक राशि। छठवां घर काहे का होता है? रोग का, रिपु का, ऋण का, इसी का तो होता है। तो ये बताइए कि छठवें घर से सप्तम घर क्या पड़ेगा? 12वां घर पड़ेगा। तो अगर छठवां घर रोग का है तो 12वां घर कहे का है? अस्पताल का है, क्योंकि रोग का पूरक क्या होगा? अस्पताल ही होगा। आपको रोग होगा तो आपको अस्पताल ही जाना पड़ेगा। और सुनिए, यदि शत्रु का घर छठवां है, शत्रुओं का घर छठवां है, तो ये मानिए 12वां घर कहे का है? कोर्ट, कचहरी और जेल का है, क्योंकि जब आपके पास शत्रु होंगे तभी कोर्ट, कचहरी और जेल होगी। तो पहली कॉन्सेप्ट आप ये याद रखिए कम से कम कि जिस भी भाव का विचार करना है उससे सप्तम भाव उसका पूरक होगा। अगर सप्तम भाव मजबूत होगा तभी आपको लाभ मिलने वाला है, अन्यथा नहीं मिलने वाला है। अब आपके धन की बात आती है कि धन कैसे मिलेगा और कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो आप स्वयं हैं, लग्न हैं, तो लग्न का जो स्वामी लग्नेश है वो कहाँ बैठा है? अब जैसे इनके लग्न का स्वामी बुध जो है तृतीय भाव में बैठा है, तो क्या हुआ? तृतीय भाव काहे का है? साहस का है, धैर्य का है, पराक्रम का है, पुरुषार्थ का है। तो इनको जो भी धन की प्राप्त होगी वो स्वयं अपने दम पर होगी, किसी दूसरे की ये पैतृक संपत्ति को नहीं पाने वाले हैं। इनको स्वयं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी इनको कुछ मिलने वाला है, जो आपको मैं इस कुंडली में दिखा रहा हूँ। तो पहली बात तो सप्तम घर देखिए। दूसरी कॉन्सेप्ट यही है कि आप लग्नेश को देखिए। मान लीजिए लग्नेश का स्वामी चौथे घर में बैठ जाता तो वो माता का घर है, भूमि वाहन का घर है, तो निश्चित तौर पर भूमि भवन वाहन का घर है। तो अगर चतुर्थ घर में आपका लग्नेश बैठता तो आपको माँ के द्वारा संपत्ति की प्राप्त हो सकती थी, या भूमि भवन वाहन का बिजनेस करने से आपको कुल मिलाकर धन की प्राप्ति हो जाती। अब मान लीजिए इनका लग्नेश कहीं और बैठ जाए तो जो घर की वो प्रॉपर्टी होंगी उसी तरह उनको धन प्राप्त होगा। अब दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कुल मिलाकर के कि मान लीजिए आपको धनेश देखना है, तो एक और आप कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि अगर आपको धनेश को देखना है, मैं आगे चल के आपको चार्ट में और समझा दूंगा। अभी मैं मिथुन लग्न का चार्ट इस पर आपको फिर दिखाऊंगा। तो जो मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताई कि पहले तो आप सप्तम भाव को देखिए, जिस घर पर विचार करें उससे सप्तम भाव को देखिए। अगर धन को देखना है तो उससे सप्तम भाव देखिए। अब जैसे हमें आय भाव को देखना है तो आय भाव से सप्तम भाव क्या होगा? पंचम भाव होगा, क्योंकि 11वां भाव आय का होता है। तो अगर आपका पंचम भाव पीड़ित है तो याद रखिए आपको अच्छी इनकम नहीं होने वाली है। आप इस मूल कॉन्सेप्ट को जान लें, समझ लें, तभी कुछ होने वाला है। इसी प्रकार कुल मिला के अगर आपका लग्नेश जो है वो जहाँ पर बैठेगा वहीं से आपको धन की प्राप्ति होगी। इस चीज़ को चलिए अब हम अपनी उसी मूल कुंडली पर लौटते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप धन का विचार करेंगे। मित्रों, अब फिर आपके सामने ये मिथुन लग्न की कुंडली उपस्थित है। देखिए, यदि हमको धन पर विचार करना है तो 2 कॉन्सेप्ट तो मैंने पिछले उसमें आपको क्लियर कर दिया है। अगर धन का विचार करना है या किसी भी भाव का विचार करना है, आप मूल कॉन्सेप्ट याद रखिए कि हमें किसी भी भाव का यदि विचार करना है तो उस भाव को ही हम लग्न मान लें, अपना प्रथम स्थान उसी को मान लें। जैसे यहाँ पर जहाँ पे 4 लिखा हुआ है, कर्क लिखा हुआ है, वही आपका धन है, हम इसको लग्न मान लेते हैं। अब इसको जब आप लग्न मान लेंगे तो कर्क का स्वामी कौन होता है? कर्क का स्वामी चंद्रमा होता है। और अगर आप कर्क से गिनेंगे तो कर्क, सिंह और कन्या
तीसरे स्थान पर ही इनका कुल मिला के धनेश बैठा है। जब हम धन से कुल मिलाकर धन को लग्न मानेंगे तब की बात बता रहा हूँ। आप लग्न को मत मानिए पहला स्थान, आप अपने धन को ही पहला स्थान मान लीजिए। तो अब तीसरे स्थान पे ही चंद्रमा आता है। तो जब तीसरे स्थान पे चंद्रमा आता है तो ये मूल कॉन्सेप्ट, वही मूल कॉन्सेप्ट सिद्ध होती है कि इनको अपने साहस, धैर्य, पराक्रम और पुरुषार्थ से ही धन की प्राप्त होनी है। यहाँ पर भी देखिए वही कंक्लूजन आया जो हमने पहले किया था कि लग्नेश जहाँ पर बैठेगा वहाँ से आपको धन मिलेगा। तो वहाँ पर भी हमने देखा इस मिथुन लग्न की कुंडली में कि लग्नेश इनका बुध है, वो तृतीय स्थान पर बैठा है। अगर हम धनेश को लग्न मान लें तो धनेश का जो स्वामी है, धन का जो स्वामी चंद्रमा है, वो भी उससे तृतीय स्थान पर ही बैठा है, कन्या राशि में बैठा है। तो यह भी एक प्रकार से मूल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। अब मान लीजिए हम 11वें भाव पर विचार करते हैं, आय भाव का, क्योंकि लोग इनकम को जरूर देखते हैं। तो अगर हम 11वें भाव को ही अब लग्न मान लें, हम मान लें कि 11वां भाव लग्न ही है हमारा, तो 11वां भाव लग्न है तो 11वें भाव पर क्या लिखा हुआ है? मेष लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। जब आप लग्न से देखेंगे 11वां भाव तो वहाँ पर मेष है, एक अंक लिखा है, 1 का मतलब मेष राशि। अब मेष का स्वामी कौन होता है? हम जानते हैं कि अगर मेष को आप लग्न मान लेंगे कुल मिलाकर के, अगर आपकी मेष लग्न है तो दूसरा घर आपका कुल मिला के धन का होता है, दूसरा घर धन का होता है। तो दूसरे घर का स्वामी कौन होगा? वृक का स्वामी तो शुक्र ही होगा ना। जब हमने उसको वो मान लिया है तो दूसरा घर हमारा क्या है? धन का घर है। तो दूसरा घर आपका कुल मिलाकर शुक्र का घर होगा। और अगर मेष से देखें तो मिथुन में ही आपका शुक्र बैठता है। जब मिथुन में शुक्र बैठता है तो यहाँ से भी वही कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो गई कुल मिलाकर। तो कॉन्सेप्ट यही क्लियर है कुल मिलाकर। तो जिस भाव पर आप विचार करें उस भाव को ही आप लग्न मान लें और उसी से आपको विचार करना है। तो ये मैंने तीसरा आप रूल ये याद रखिए कि देखिए कुंडली में जो ग्रह राजयोग कारक हैं उन्हीं की अगर महादशा आपको मिलती है तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। इनकी कुंडली में योग कारक ग्रह शुक्र है, लेकिन इनका जन्म जो है, जो जातक की आप कुंडली देख रहे हैं आपका उत्तरा फाल्गुनी में हुआ है, तो इनको शुक्र की दशा तब मिलेगी महादशा जब ये 80 वर्ष के हो जाएंगे। तो आपको महादशा मिलना जरूरी है, या तो अंतरदशा फिर अच्छी मिले तभी होगा। दूसरा आप गोचर को भी देखिए, अगर गोचर में बहुत अच्छी पोजीशन कभी ग्रहों की बन जाती है, जैसे इस समय अगर आप देखें तो कुल मिलाकर के शनि कुंभ राशि में आ गए हैं, जो इस जातक के लिए बहुत अच्छा है। इस प्रकार से अगर आप कुल मिलाकर कुंडली का विचार करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, यहाँ से मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आपके कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स पर लिखें और मुझे बताएं, मैं निश्चित तौर पर उनका आपको जवाब दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोट कोट नमन मैं आपको करता हूं।